क्लास 9 एनसीईआरटी बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, सो क्लास आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों। तो इस चैप्टर में आप जो पढ़ोगे उसको हम पहले देख लेते हैं। आप इसमें सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी पढ़ोगे कि डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है, यानी लोकतंत्र क्या है, और उसकी डेफिनेशंस पढ़ोगे कि उसकी डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशंस है, जो परिभाषा है, वो हमारे लिए ज़रूरी जाननी क्यों है। फिर आप इसके फीचर्स पढ़ोगे, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। फिर आएगा वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों। अब डेमोक्रेसी को लेकर जो उसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी जो उसके कॉन्स हैं। फिर उसके बाद हम उसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स है डेमोक्रेसी के वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एंड में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के जो ब्रॉडर मीनिंग्स हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया और लैटिन वर्ड डेमोक्रेटिया। अब ग्रीक वर्ड जो है डेमोक्रेटिया, ठीक है, इससे लिया गया है। अब ग्रीक में जो डेमो है उसका मीन्स है पीपल यानी लोग या जनता, और क्रेटिया का मतलब है रूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, यानी लोगों का शासन, ठीक है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक वो फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स हैं या फिर जिसके हाथ में सत्ता होती है, जो, ठीक है, जो शासन होता है वो किसको लोगों द्वारा जो चुना जाता है वो डेमोक्रेसी है, ठीक है। मतलब जनता के द्वारा चुनी गई जो शासन है या जो लीडर है, जो रूलर है, वो डेमोक्रेसी है, ठीक है। एक तरीके से हमने यहाँ पे देखा, लेकिन हमें इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है वो उसकी जरूरत क्यों है। हम सिर्फ इसी के मीनिंग से ही डेमोक्रेसी का मीनिंग सही तरीके से नहीं जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम डेमोक्रेसी जो है, जो कंट्रीज हैं बहुत सारी, ठीक है, अलग अलग मीनिंग्स देती हैं वो, ठीक है, डेमोक्रेसी का। तो ऐसे अलग अलग तरह की जो गवर्नमेंट्स हैं वो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्रीज मानती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक है या नहीं है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपको अब्राहम लिंकन की एक डेफिनेशन दी गई है, जैसे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, विच मीन्स के लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, ठीक है, और लोगों के लिए हो या लोगों के द्वारा बनाई गई हो। ये अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की। ओके, तो अब आता है टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जो कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री मानती है, मतलब जिस देश में या जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होगी उसकी गवर्नमेंट क्या होगी, डेमोक्रेटिक होगी, राइट। तो टू टाइप्स की गवर्नमेंट बताई गई हैं, एक है डेमोक्रेटिक, ठीक है, जिसमें डेमोक्रेसी होगी, और एक नॉन डेमोक्रेटिक। मतलब डेमोक्रेटिक वो हो गई जैसे अब कहा गया है कि सरकार जो है उनके बीच में, ठीक है, कितनी सिमिलैरिटीज हैं और कितनी उसमें डिफरेंसेस हैं वो उससे जुड़ी हुई है ये सारी बातें। तो जो जितने भी सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसको उसकी पहचान करने के लिए एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही सिंपल सा मतलब सॉल्यूशन है कि लोगों के पास अपनी गवर्नमेंट को चुनने का राइट होना, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो शासन का एक वो रूप है, एक वो फॉर्म है जिसमें शासकों यानी रूलर का जो चुनाव है वो कौन करे, लोग करें। तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और नॉन डेमोक्रेटिक वो हो जाती है जिसमें
रूलर्स का खुद अपना ही राइट होता है, मतलब उसमें जनता का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो, म्यांमार का एक एग्जाम्पल दिया गया है। म्यांमार में जो रूलर्स थे उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, मतलब जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे वो लोग। तो दोज हु वर इन चार्ज ऑफ द कंट्रीज आर्मी टुक ओवर एज रूलर्स एंड पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। अब जिन लोगों का सेना के ऊपर कंट्रोल था, ठीक है, वो उस कंट्री के क्या बन गए, रूलर्स बन गए। तो शासक के जो फैसले थे वो लोगों, उसमें लोगों की मतलब जो जनता थी उसकी कोई भागीदारी नहीं थी, ठीक है। इसी तरीके से पिनोशे एंड चीले, इसमें भी यही चीज थी कि दे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। इसमें भी जो चुनाव हुआ था, ठीक है, मतलब जो रूलर्स थे, जो तानाशाह थे, उनका चुनाव लोग नहीं करते थे। तो ये सारी जो बातें हैं वो मोनार्कीज पर भी लागू होती हैं, ठीक है, अप्लाई होती हैं। तो ये हो गई नॉन डेमोक्रेटिक, मतलब जिसमें लोगों के द्वारा ना चुना गया शासक हो वो नॉन डेमोक्रेटिक है, और जो जनता के द्वारा चुना गया हो वो डेमोक्रेटिक है। ओके, सो नाउ अब आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर हो वो लोगों के द्वारा जो चुने गए लोग हैं, ठीक है, जो जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है उनके पास वो पावर होनी चाहिए। Democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. डेमोक्रेसी में मतलब लोकतंत्र वाले देश में फ्रीडम और फेयर इलेक्शन हो, ठीक है, मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहां पर पावर में जो रहने वाले लोग हैं, है ना, जो अपनी सत्ता के मतलब चलाते हैं अपनी सत्ता, उनके हारने की पूरी पूरी संभावना हो, ऐसे इलेक्शंस होने चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी ईच सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ओके, अब लोकतंत्र में जो भी नागरिक है, हर एक इंडिविजुअल सिटीजन के पास एक वोट देने का अधिकार हो और उस वोट का वैल्यू हो, मतलब उस वोट की का मूल्य होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वोट तो गिरवा रहे हैं हर एक सिटीजन से, लेकिन उनके वोट्स को काउंट नहीं किया जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक नागरिक का वोट भी होना चाहिए और उस वोट का मूल्य भी होना चाहिए, ये जरूरी है। A democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens right। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो है वो मतलब जो लोकतांत्रिक सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संवैधानिक कानून जो है और सिटीजन्स राइट यानी नागरिक के जो अधिकार है वो उसके द्वारा जो लिमिट्स तय की गई हैं, ठीक है, मतलब सिस्टम को चलाने की, शासन को चलाने की, वो उसके दायरे में रहकर ही काम करे या उसके दायरे में रहकर ही शासन चलाए। तो ये फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के। मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। अब जो लीडर्स इलेक्ट हुए उन्होंने जो मेजर डिसीजंस लिए वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उनके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे पाकिस्तान को लेकर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान डू नॉट फॉलो दिस रूल। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कोप इन अक्टूबर 1999। तो इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की एक तो अगुवाई की, ठीक है, और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। अब उन्होंने क्या करा कि डेमोक्रेटिक ढंग से उन्होंने चुनी हुई सरकार को, जो सरकार चुनी गई थी उसको खत्म कर दिया और खुद को देश का एक मेन कारभार संभालने वाला घोषित कर दिया। फिर उसके बाद 2002 में he also held a referendum in country that granted him a 5-year extension। अब 2002 में एक जनमत संग्रह
ठीक है, करा के उन्होंने अपने जो कार्यकाल था, मतलब जो पीरियड था उनके काम करने का, उसको 5 साल आगे बढ़वा लिया उन्होंने। Meanwhile, after the passing of this legal framework order, elections were held in the national and provincial assemblies, and elected representatives were granted some powers. But the final power rested with military officers and General Musharraf himself. अब ये करने के बाद उन्होंने जो पाकिस्तान की जो मीडिया थी, जो और जो लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग थे, मतलब जो डेमोक्रेसी के लिए काम करते थे, उन लोगों ने ये आरोप लगा दिया उन पर कि जो जनमत संग्रह है उसमें मतलब कुछ गड़बड़ी चल रही है बड़े पैमाने पे, मतलब कुछ हेरा फेरी जैसा कुछ हो रहा है। तो अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था उसके जरिए पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बदल दिया। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति था, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है, वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली यानी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को मतलब वो डिमोलिश कर सकता था, उसके हाथ में ऐसी पावर आ गई थी। ठीक है, किसके जरिए? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए। ओके, फिर आता है हेंस वी कैन कंक्लूड इट वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हम कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो नहीं हुई, है ना। द सेम थिंग हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। Thus we can conclude that in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people. इस ऑर्डर के पास होने के बाद जो भी नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज थी उनके इलेक्शंस कराए गए, मतलब चुनाव कराए गए उनके। तो इस तरह से पाकिस्तान में भी चुनाव हुए और जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको कुछ अधिकार भी मिले। लेकिन जो मेन सत्ता वाली जो सेना थी उनके जो अधिकारी थे और जो जनरल मुशर्रफ थे उनके पास जो थी वो मेन पावर थी, मतलब फाइनल डिसीजन लेने का जो अधिकार था वो जो सेना के अधिकारी थे और जो जनरल मुशर्रफ थे वो उनके पास था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, हमें क्लियरली पता चलता है कि जनरल मुशर्रफ का जो शासन था उसमें मतलब वाले शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के बहुत सारे हमारे पास कारण है ना। तो इसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री तो नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही हम मतलब बात कर सकते हैं कि वो पॉइंट यही उठता है कि क्या पाकिस्तान खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लेकिन जो पावर होती है वो कुछ ही लिमिटेड लोगों के हाथ में होती है ना। तो इस तरीके से जो कई कंट्रीज हैं वो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहती हैं, लेकिन उन कंट्रीज में जो शासन चलाने वाले लोग हैं वो कोई और ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया, लेकिन उनके जो रियल रूलर्स थे, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए थे वो रियल रूलर्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में लास्ट डिसीजन है ना, अंतिम फैसला वो नहीं कर सकते थे। तो अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। तो जो जनता द्वारा चुने गए नहीं थे, है ना। तो ऐसी जो तानाशाही और राजशाही वाले शासन व्यवस्था है ये उसमें होता है। वहां औपचारिक रूप से, है ना, मतलब इनडायरेक्ट वे में रूप से चुनी हुई जो संसद है और सरकार तो होती है, पर जो असली पावर होती है वो उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। तो कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ऐसा भी होता है ना। कुछ देशों की जो ताकत होती है वो जो बाहर दूसरी कंट्रीज हैं, जो विदेशी शक्तियां हैं उनके हाथ में होती है, ना कि चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके हाथ में। तो इसे लोगों का शासन हम नहीं कह सकते। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, हमें एक डेफिनेशन और मिलती है ना डेमोक्रेसी की,
कि लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय है, जो फाइनल डिसीजन है, वो लेने की जो पावर है वो लोगों द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास ही होनी चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक होगा या डेमोक्रेसी वाला देश होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, मतलब जो भी इलेक्शन हो वो क्या हो, फ्री हो, ठीक है, मतलब उसमें स्वतंत्रता हो और फेयर हो, यानी निष्पक्ष होने चाहिए जो चुनावी मुकाबला है। फिर अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है चाइना का। चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years टू इलेक्ट द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड। अब चाइना कंट्री की जो पार्लियामेंट थी उसको क्या कहा गया है, क्वांगो रेमिमिन डाइवियाओ दाहुआई, ठीक है, मतलब नेशनल पीपल्स कांग्रेस, मतलब राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, ठीक है, चीन की जो संसद है। अब चीन की संसद के लिए, इस संसद के लिए हर 5 साल में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है, मतलब ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसमें कंट्री का जो प्रेसिडेंट है उसको चुनने का पूरा अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब आप कह सकते हो कि 3000 मेंबर्स आते हैं, ठीक है। और कुछ सदस्यों का जो चुनाव है वो कौन करती है, जो ट्रूप होती है। कुछ मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो ट्रूप्स भी करती हैं, और चुनाव को लड़ने के लिए जितने भी उम्मीदवार होते हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है। मतलब इलेक्शन को लड़ने के लिए उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। 2002 से 3 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे रिलेटेड जो कुछ छोटी पार्टियां थी उनके सदस्यों को ही चुनाव लड़ने को अनुमति मिली थी। तो जो सरकार बनती थी वो हमेशा किसकी बनती थी, कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती थी। फिर यहाँ पे आपको एक दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल दिया गया है कि मैक्सिको, मतलब 1930 में आज़ाद, मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद मैक्सिको में हर 6 साल में, अब मैक्सिको में आपको याद रखना है कि हर 6 साल में प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो देश में, कंट्री में पूरे मतलब कभी कभी फौजी शासन जो था, या कह सकते हैं कि जो तानाशाही थी वो नहीं आई इस कंट्री में। लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो थी वो इस नाम की एक पार्टी थी यहाँ पर भी, जो कि हमेशा उसको ही जीत मिलती थी। जैसे चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, उसमें कुछ ऑपोजिशन पार्टीज तो थी लेकिन जीती हमेशा क्या थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जीते थे। इसी तरीके से मैक्सिको में कभी तानाशाही तो नहीं हुई, लेकिन आज़ादी के बाद 1930 के बाद इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी इसमें भी, जो कि हमेशा यही जीतती थी, ठीक है, इलेक्शन को। अब इसमें क्या होता था कि ऑपोजिशन पार्टी जो थी, जो चुनाव लड़ती थी, वो हिस्सा तो लेते थे लेकिन जीत हमेशा उनकी नहीं होती थी। मतलब हमेशा तो क्या, कभी नहीं होती थी जीत, हमेशा जो पार्टीज होती थी, जैसे रिवॉल्यूशनरी पार्टी है उसी की होती थी। तो चुनाव में अब वो क्या करते थे कि अलग अलग तरह के मतलब पैतरे अपनाते थे ताकि जीत हर हाल में उन्हीं की हो। तो इसी तरीके से जीत को हासिल करने के लिए पीआरआई जो थी वो कई सारे क्या करती थी, ये जो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है इसे पीआरआई कहा गया है, ठीक है। तो ये जो पीआरआई है वो चुनाव को जीतने के लिए काफी सारे हथकंडे अपनाती थी। तो सरकारी दफ्तर में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते थे उसमें काम करने वाले जितने भी कॉलीग्स होते थे, जितने भी कैंडिडेट्स होते थे, उनको पार्टी की जो बैठक होती, जो मीटिंग होती थी उसमें उनको जाना कंपलसरी होता था, उनका जाना। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे, ठीक है, उन स्कूल्स के जो भी टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनके पेरेंट्स को भी पीआरआई के लिए वोट करने के लिए
मतलब वो खुद से कहते थे कि आप पीआरआई को ही वोट करें। मीडिया जो थी वो भी जो अपोजिशन पार्टी थी वो भी उस पर इतना ध्यान नहीं देती थी, वो उसको नज़रअंदाज कर दिया करते थे। तो कई बार क्या होता था कि जो मतदान केंद्र होते थे, है ना, मतलब जहाँ पर वोट डाला जाता है, तो वो जो सेंटर होता था उसको हटा कर के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता था, जिससे कि जो बहुत लोग होते थे वो वोट ही नहीं डाल पाते थे, है ना। अब जब वो ऑपोजिशन पार्टी को उनको ऐसा लगता था कि वोट जा रहा है, तो वो क्या कर देते थे, सेंटर को शिफ्ट कर देते थे। अब उनके लिए जाना पॉसिबल नहीं होता होगा दूसरी जगह पे, तो वो कैंसिल कर देते थे, तो वो डाल ही नहीं पाते थे वोट। तो इसी तरीके से पीआरआई जो थी वो अपने उम्मीदवारों के चुनाव में मतलब काफी पैसे भी खर्च करती थी। ठीक है, तो अब इन दोनों एग्जाम्पल से हमको क्या समझ आता है, ये कि एक तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, क्योंकि यहाँ काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। चीन के चुनाव में हमने क्या देखा कि लोगों के सामने कोई जो मतलब जो रियल ऑप्शन था, या कह सकते हैं कि कोई और दूसरा ऑप्शन उनके पास था ही नहीं, है ना। लोगों को शासक दल और उसके द्वारा जो भी उम्मीदवार थे उसको ही वोट देना होता था, जैसे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही कोई ऑप्शन ही नहीं था तो वो उसी को ही देते थे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं जनता का? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से मेक्सिको के मामले में भी हम कह सकते हैं कि विकल्प, अब मैक्सिको में विकल्प तो था, मतलब ऑप्शन था, ठीक है, दूसरी पार्टी का, लेकिन वहां की जो जनता थी उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, क्योंकि किसी भी तरीके से जो शासक था वो दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। ठीक है, लोगों के चाहने पर भी नहीं। तो वहां जो भी चुनाव हुए वो क्या थे, अनफेयर थे, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य क्या है, मतलब दूसरी विशेषता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्शन में, चुनाव में एक से ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए किसी भी राजनीतिक सत्ता को चुनने के लिए, राइट। लोगों के पास ये ऑप्शन रहना चाहिए कि चाहे तो वो शासक दल को गद्दी से उतार दे। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित हो, है ना, मतलब फ्री ऑफ फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हो, ताकि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए जीत हार के पूरे पूरे मतलब इक्वल ऑप्शंस हो। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे आता है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि डेमोक्रेसी में वन पर्सन का वन वोट और उस वन वोट का वन वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, हाउएवर देयर आर मेनी इंस्टांसेस ऑफ डिनायल ऑफ द इक्वल राइट टू वोट। अब जैसे कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड है किस पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी पे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इंस्टांसेस हैं जो इक्वल वोट देने का अधिकार नहीं देते हैं लोगों को अभी भी। मतलब जो सार्वभौम वैश्विक मताधिकार है उसके साथ जुड़ा हुआ है जो लोकतंत्र है ना। अब इस जो सिद्धांत है ये, उसको पूरी दुनिया ने मान तो लिया है, लेकिन अभी भी किसी भी मतलब कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें लोगों को मतदान वोटिंग के समान अधिकार से वो लोग वंचित हैं, मतलब नहीं देने दिया जाता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे सऊदी अरबिया का एग्जाम्पल दिया है कि 2015 तक सऊदी अरबिया में वुमेन्स डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, मतलब जो महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। इसी तरीके से एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। जो एस्टोनिया था उसने अपनी जो नागरिकता थी अपने हाथ, मतलब जो नागरिकता थी उसके जो नियम थे, जो रूल्स थे, वो कुछ इस तरीके से बना दिए थे कि जो रशियन माइनॉरिटी के जो लोग थे वहां पर उनको वोट डालने में डिफिकल्टी हो रही थी।
इसी तरीके से फिजी में भी electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. अब जैसे कि बच्चों दूसरी कंट्रीज में कुछ इंडियंस होते हैं जो जाकर के रहने लग जाते हैं, है ना। हमारी कंट्री में भी कुछ बाहर के लोग जैसे आकर के रहने लग जाते हैं। तो यहाँ पे फिजी का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो चुनाव प्रणाली थी, जो इलेक्ट्रल सिस्टम था फिजी का, वहां पर जो फिजी के जो मूल निवासी थे, मतलब जो फिजी ही थे जो लोग वहां के, उनके वोट की जो वैल्यू थी, जो मूल्य था उनके वोट का, वो इंडियन फिजियन, मतलब जो भारतीय थे, है ना, जो रह रहे थे फिजी में उनके वोट से ज्यादा था। डेफिनेटली नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो कहा ही नहीं जा सकता है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे किसके, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के। मतलब वो खुद को डेमोक्रेटिक तो कह रहे हैं, या फिर इलेक्शंस करवाना ही जरूरी नहीं है ना। उस इलेक्शन के साथ साथ इंडिविजुअल का जो वोट है, उस वोट का वैल्यू भी होना चाहिए। तो जो लोकतंत्र है वो राजनीतिक समानता के एक जो बिंदु है उस पर डिपेंडेंट है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमने क्या देखा, एक थर्ड डेफिनेशन जानी डेमोक्रेसी की, और वो क्या है कि लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति है, जो भी नागरिक है, उसका एक वोट होना चाहिए, और उसके वोट का मतलब इक्वल वैल्यू होना चाहिए उसके वोट का। ठीक है। नाउ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून का राज और जो भी अधिकार है उनका आदर होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को 1980 में वाइट माइनॉरिटी रूल से आज़ादी मिली थी। मतलब जो गोरे लोग थे, गोरों के शासन से उनको आज़ादी मिली थी। एंड सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जानू पीएफ। उसके बाद क्या हुआ था, पूरे देश पर जानू पीएफ ये जो था, ये एक दल था। ठीक है। इसी का राज चला था जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की मतलब एक तरीके से अगुवाई की थी। इसका जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे हैज रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। अब जब से ये इंडिपेंडेंट हुआ था, ये कंट्री हुई थी, तभी से रॉबर्ट मुगाबे ने इस कंट्री पर रूल करा है। इवन इफ इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, इट वाज ऑलवेज वॉन बाय जानू पीएफ। अब जो इलेक्शंस होते थे इस कंट्री में, वो वैसे तो रेगुलर होते थे, मतलब नियमित रूप से, लेकिन जो जानू पीएफ दल के लोग थे वही इस इलेक्शंस को हमेशा जीतते थे। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। जो मुगाबे था राष्ट्रपति कंट्री का, वो पॉपुलर तो था, लेकिन उसने चुनाव को जीतने के लिए कई गलत तरीके के मतलब हथकंडे भी अपनाए थे। मतलब कुछ गलत काम भी किए थे चुनाव को जीतने के लिए। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। अब उसने क्या किया था, फ्रीडम मिलने के बाद राष्ट्रपति के जो मतलब अधिकार थे, उसमें अपनी मतलब पावर को बढ़ाने के लिए जो मुगाबे की गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी उसकी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार बदलाव किए थे, जिससे कि उसकी पावर जो थी वो और बढ़ जाए। ठीक है। और जो विपक्षी दल थे और उसके जो कार्यकर्ता थे, मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी थी, उसके जो मेंबर्स थे, वो लोग काफी परेशान करते थे, जिससे कि उनकी जो सभाएं होती थी, जो मीटिंग्स होती थी, उसमें गड़बड़ी करवाई जाती थी। ठीक है। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। अब जो टेलीविजन होते थे और जो रेडियोज होते थे, उस पर कंट्रोल था मुगाबे की गवर्नमेंट का, और वो लोग सिर्फ उन्हीं चीजों को ही दिखाते थे जो उनके हित में हो, है ना। मतलब जो मुगाबे की गवर्नमेंट के बारे में अच्छा बोलते थे, वो सिर्फ उसी को ही दिखाते थे और अपने ही विचारों को प्रसारित करते थे। जो अखबार थे, देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। जो अखबार थे वो स्वतंत्र थे,
है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो हरास करती थी उन जर्नलिस्ट को हु वेंट अगेंस्ट इट एंड सो ऑन, नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब जैसे कोई पत्रकार हो गया, है ना, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लिखते हैं या लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज जान करके फिर अपना एक आर्टिकल निकालते हैं एक तरीके से। तो जो कोई भी मुगाबे के अगेंस्ट में पत्रकार लिखता था न्यूज़पेपर में, वो उसको क्या करते थे, दंड दे दिया करते थे और उसको काफी परेशान करते थे। तो इन नतीजों की उन्होंने मतलब कोई गौर नहीं करा कि अगर आगे जाकर के कुछ होता है तो उन्हीं के संग फिर क्या बुरा हो सकता है ना। तो इस तरीके से इन्होंने जो जजेस होते थे उन पर भी दबाव डाले। तो फिर एंड में क्या हुआ कि 2017 में मुगाबे को प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया। तो हमने ये जो एग्जाम्पल देखा जिम्बाब्वे का, इससे हमें ये समझ में आता है कि मतलब बहुमत से जीतना ही काफी नहीं है। जो लॉ बनाए गए हैं, है ना, जो नियम बनाए गए हैं कानून के और जो लोगों के अधिकार है, उसको उस रूलर को, है ना, क्या करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा और मानना होगा। क्योंकि कोई भी पॉपुलर अगर नेता होता है तो जरूरी तो नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक ही होगा, है ना। लोकप्रिय जो नेता है वो भी नॉन डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, अलोकतांत्रिक। मतलब जो लोकप्रिय नेता है वो भी तानाशाही कर सकते हैं, पावर हाथ में आने के बाद वो भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही मतलब जैसे समझने लग जाते थे, कुछ इस तरीके से। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं और ये कह सकते हैं कि हमको मतलब जो सरकार है उस सरकार नागरिकों के जो कुछ राइट्स हैं, जो अधिकार है नागरिक के, वो उनको रिस्पेक्ट करे, उनको सोचने की, अपनी राय देने की और अपने विचार व्यक्त करने की, है ना, कोई ग्रुप बनाने की या फिर अपने मतलब विरोध करने की और राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं उसको करने की उनको फ्रीडम होनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोगों के लिए इक्वल, मतलब सभी लोग जो है वो इक्वल होने चाहिए। और इसकी जो रक्षा है, मतलब इन अधिकारों की जो रक्षा है वो स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए। ठीक है। कोई अगर बहुमत से जीता है तो वो सिर्फ इसीलिए तो मनमानी नहीं कर सकता ना कि हाँ भाई मैं तो लोगों के वोट से जीता हूँ तो मैं पूरे शासन को अपने तौर तरीके से चलाऊंगा, है ना, तानाशाही करूंगा, तो वो गलत है। तो जो सरकार है उसको अपना फैसला जो है वो थोड़ा सा मतलब विचार करके अच्छे से विमर्श करके उसके बाद लेना होता है। और जो पदाधिकारी होते हैं उसको और उसके पद के साथ जो जुड़े हुए अधिकार होते हैं, जो राइट्स होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो कौन देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना, रूलर को। तो वो सभी जनता के लिए, मतलब जनता के फेवर में होना चाहिए। उनके जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमने एक और डेफिनेशन देखी किसकी, डेमोक्रेसी की, कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है, मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, उसके जो रूल्स हैं वो विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट्स के द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं, जिस दायरे में रह करके उसको काम करना है, अगर वो उसमें रह के काम करे तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। राइट। तो इन सभी को सम अप करके हम कह सकते हैं कि हैंस वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स इलेक्ट किए जाएं, पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन, है ना, मतलब लोगों के द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो फैसला करे, ना कि कोई और। Elections offer a choice and fair opportunity to people to change the current rulers. This choice and opportunity is available to all people on an equal basis. Exercise of this choice leads to a government limited by basic rule of the constitution and citizens' right.
लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें शासक का चुनाव कौन करे, लोग करते हैं और वही फैसले लें। ठीक है, चुनाव लोगों के लिए क्या हो, निष्पक्ष हो और सबको समान अधिकार मिले वोट का और उस वोट की वैल्यू हो और लोगों को वोटिंग के लिए इक्वल ऑप्शंस भी मिले। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हाँ एक ही पार्टी, उनके पास कोई और दूसरा ऑपोजिशन पार्टी में कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो वो उनको उसी पार्टी को ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बनाए गए कानून है, जो लॉ है और जो नागरिक के अधिकार है, उसके दायरे में रहकर ही उस रूलर को काम करना चाहिए, है ना, उसी के अंदर ही शासन को चलाया जाना चाहिए। वाई डेमोक्रेसी, अब हमें डेमोक्रेसी की ही जरूरत क्यों है, ठीक है, या क्यों होनी चाहिए डेमोक्रेसी? क्योंकि जो भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उन वो सब एक साथ बैठकर एक ग्रुप में डिसीजन लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो ले भी ले तो उनके लिए जो सभी निर्णय है उसमें भाग लेने की जो है ना, जो इच्छा है और जो कौशल है, उसका टाइम उनके पास नहीं है। तो इसीलिए वी नीड डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं जो उसके अगेंस्ट में हैं। ठीक है, देयर हैज बीन अ क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी बाय वेरियस पीपल। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जैसे बच्चों आपको ही पता है कि हर 5 साल में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, राइट। तो चुनाव होते हैं, नई सरकारें बनती है, कई बार जो सरकार बनती है वो बीच में ही अपने मतलब टाइम पीरियड से पहले ही कई बार क्या होता है कि खत्म भी हो जाती है ना, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। और बार बार सरकार बदलने से जो प्रेसिडेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो मतलब उनके जो पद पर जो नए व्यक्ति जो होते हैं जब वो आते हैं तो उनसे पुरानी जो पहले के जो प्लान्स होते हैं, जो योजनाएं होती है पुरानी और जो काम होते हैं उनके, उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, मतलब स्थिर नहीं रह पाता है, अस्थिर हो जाती है ज्यादा चेंजेस आने की वजह से। जब लीडर्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होने लग जाते हैं तब। फिर है जैसे डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। अब जैसे कि जो सत्ता होती है ना, जो पावर है वो कोई मतलब खेल नहीं है, मतलब लोकतंत्र जो है उसका मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई लड़ना या फिर सत्ता पावर का जो कोई खेल नहीं है। ठीक है, राजनेता चुनावों के दौरान मतदाताओं को लुभाकर उनसे वोटिंग तो ले लेते हैं, है ना, जैसे so many people have to be consulted before any issue is resolved, it lead to delay। अब जैसे कि राजनेता होते हैं वो चुनावों के टाइम पे बहुत भारी भरकम क्या कर देते हैं, जैसे कि वादे कर देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो करते नहीं है, है ना, लुभाने के लिए, पहले जीतने के लिए ये सारी चीजें करते हैं, जिससे उनकी नैतिकता खत्म हो जाती है। अब फिर आता है सो मैनी पीपल कंसल्टेड बिफोर एनी इश्यूज रिसॉल्व्ड। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें इतने सारे जो लोग होते हैं, है ना, जैसे आपने मीटिंग्स देखी होंगी सभा में, न्यूज में भी, कि बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर मतलब बहुत सारा बोलने लग जाते हैं ना, बहस होती है, चर्चाएं होती हैं, तो उनके फैसले लेने में, डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। तो चुने हुए जो नेता होते हैं उन लोगों के हितों का मतलब उनको लोगों के हित में क्या ज़रूरी है, क्या मतलब उनके लिए नहीं है ज़रूरी, वो ठीक से उस चीज़ को चुन नहीं पाते हैं। तो वो कई बार क्या हो जाता है कि फैसले भी गलत ले लेते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इसी तरीके से इट लीड टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल करप्शन। इसके चलते क्या हो जाता है, करप्शन भी आ जाता है। ठीक है, इलेक्शन सिस्टम जो होता है उसमें चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का मतलब प्रचार करने के लिए वो लोग काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं, है ना, लुभा लेते हैं पहले तो जो लोगों का माइंडसेट होता है वो मतलब एक तरीके से इधर उधर घूमने लग जाता है फिर, और उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए भी कौन सा लीडर सही है कौन सा नहीं है, पहले तो वो लोग वोट दे देते हैं। तो इस तरीके से ये भ्रष्टाचार भी फैल जाता है।
ordinary people do not know what is good for them, so decision making should not be left to them. तो इसी तरीके से वो लोग गलत फैसले, जनता जो है वो भी गलत फैसले ले लेती है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जैसे पहला है डेमोक्रेसी इज मोर अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन। एग्जाम्पल दिया गया है 1958 से 1961 इंडिया एंड चाइना का। तो इस टाइम पर एक काफी बड़ा अकाल पड़ा था, जो कि इतिहास का अब तक का मतलब जाना जाने वाला एक मतलब बहुत काफी डेंजर एक वो है, ठीक है, अकाल था ये। इसमें करीब 3 करोड़ जो लोग थे वो भूख से मर गए थे। उस टाइम पर जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चीन से बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, पर फिर भी भारत में चीन के जैसी अकाल और भुखमरी कभी नहीं आई, ठीक है। सरकार और ये जो था, ये ऐसा दोनों देशों की सरकारी जो नीतियां थी उसके अंतर जो डिफरेंसेस थे उसकी वजह से हुआ था। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार जो थी उसने खाद्य सुरक्षा के मामले में जैसे कई काम किए हैं, वैसा करने की जरूरत जो चाइना की गवर्नमेंट थी उसने ये महसूस नहीं किया था। लेकिन और जो अर्थशास्त्री थे उनका ये मानना था कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश जो है उसमें कभी भी बड़ा अकाल या बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो जो विपक्षी दल है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, वो सरकार की आलोचना और कर सकने वाली मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते, ठीक है। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये सरकार चलाने वालों की मर्जी के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब इसमें ये बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजंस है वो हमेशा इन्वॉल्व मैनी पीपल, मतलब लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है उसमें किसी भी डिसीजन को लेने से पहले कई लोगों से उसकी मतलब बातचीत की जाती है, डिस्कशन किया जाता है, लोगों की एडवाइस ली जाती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो भी वो लोग फैसला लेते हैं उस वो फैसला लेने में थोड़ी देरी तो डिले तो थोड़ा हो जाता है, लेकिन एक अच्छा फैसला सरकार के पास तक पहुंच पाता है। और जो भी मतभेद और संघर्ष है उससे निपटने के लिए लोकतंत्र जो है वो एक मतलब एक तरीके से तरीका उनको देता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड द मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स, विच मीन्स नागरिकों का सम्मान होना चाहिए। डेमोक्रेसी में जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो भी डील्स होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, तो जो टकराव और मतभेद होते हैं उनको संभालने के लिए एक आइडिया देती है, ठीक है। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में लोगों के जो हित होते हैं, जो विचार होते हैं, उनके थॉट्स होते हैं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं, राइट। बहुत कॉमन सी चीज़ है। लोगों मतलब जैसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, है ना, अलग समूह के लोग होते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं वो लोग, और उनके अपने धर्म होते हैं, अपनी धर्म की मान्यताएं अलग अलग होती हैं, जातियां अलग होती हैं। तो दुनिया जो होती है, दुनिया को ये सभी अलग अलग मतलब नज़रिए से देखते हैं, उनकी पसंद जो होती है उनमें भी मतलब डिफरेंसेस होते हैं। तो इसी तरीके से एक समूह की जो पसंद है वो दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। तो इस टकराव को वो कैसे सुलझाएंगे, ठीक है, इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है, ठीक है। अब जिस ग्रुप के पास ज्यादा पावर होगी, है ना, वो दूसरे ग्रुप को जिसके पास पावर कम होगी वो उसको दबा देगा, है ना। तो इससे क्या होगा, उससे उसको ज्यादा पावर वाले ग्रुप की बातों को मानना पड़ेगा, और वो क्या होगा, इससे नाराजगी होगी, है ना, डिससेटिस्फेक्शन होगा। तो इस स्थिति में जो ग्रुप्स हैं, जो समूह है, वो ज्यादा टाइम तक साथ में नहीं रह पाते हैं। तो लोकतंत्र इसी समस्या का एक शांतिपूर्ण तरीके से क्या करता है, मतलब सॉल्यूशन निकालता है। अब जैसे कि इंडिया है,
इंडिया में कई तरह के लोग रहते हैं जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, लेकिन उनको एकजुट बनाए रखने वाला क्या है? डेमोक्रेसी है। अब आता है इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। अब जो डेमोक्रेसी है वो किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब नागरिकों का जो सम्मान है उसको बढ़ाता है। और जो लोकतंत्र है वो राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो रिकॉग्नाइज करता है क्या कि यहाँ पर जो सबसे गरीब है और अनपढ़ है उसको भी वही दर्जा मिला हुआ है जो अमीर और किसी पढ़े लिखे को मिला है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी अलाउज सिटीजन टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें हमें अपनी जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, उसको ठीक करने का भी चांस मिलता है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, हमने जो पढ़ा कि इस बात की गारंटी भी कोई नहीं दे सकता कि डेमोक्रेसी में कोई गलती नहीं हो सकती, है ना। किसी भी तरह की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसका ये फायदा है कि वो इसमें गलतियों की डेमोक्रेसी में गलतियों को ज्यादा देर तक हम छुपाकर नहीं रख सकते हैं। और इसमें सुधार लाने के लिए ये है कि हम इसमें पब्लिक डिस्कशन कर सकते हैं और उस मिस्टेक को सुधार सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो रूलर है, जो शासक समूह है, वो या तो अपना फैसला बदले या फिर उस रूलर को ही चेंज कर दिया जाए। जो कि ये सारा किसमें है? डेमोक्रेसी में। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर मोटे तौर पर जो एक लोकतंत्र की ओवरऑल मीनिंग जो दी गई है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारे टाइम में लोकतंत्र का सबसे जो एक कॉमन फेस था वो किसका था? प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। ठीक है, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्टेड, जो निर्वाचित रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ही डिसीजन लेता है अपने लोगों के बिहाफ पे। ठीक है, जो आधुनिक लोकतंत्र है उसकी विशेषता विशाल आबादी हो, है ना। विशाल मतलब काफी ज्यादा पॉपुलेशन वाली हो। कौन इस मतलब कौन उनके लिए सही निर्णय लेना असंभव, कई बार मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। If they could make right decisions, citizens would not have a greater amount of time, the skill to play a role in all decision. अब कई बार क्या होता है कि जो राइट डिसीजन लेना होता है, सही तरीके से अगर वो डिसीजन ले लेता है तो सिटीजन्स जो होते हैं उनको उनके राइट्स मिलते हैं, ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, और अपने जो उनका मतलब निर्णय लेने में जो भूमिका होती है ना, उसको निभाने का उनको क्या हो जाता है? कौशल मिलता है। तो इस तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी होती है वो कैन हेल्प पीपल टू आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मिनिमल एंड गुड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक तरीके से समझने में लोगों को ये हेल्प करती है कि लोकतंत्र की जो कमजोरी है ना, मतलब उसकी कमजोरी को पहचानने में मदद कर सकती है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बीच में वो डिफरेंस कर सकते हैं, राइट। However, for a small community, there can be other way of making democratic decision. All people can sit together and make decision directly. This is how the Gram Sabha should work in a village. अब जैसे कि छोटे समुदाय जो होते हैं उनके लिए जो डेमोक्रेटिक डिसीजन लेना होता है वो और दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, है ना। अगर जैसे डायरेक्टली लेना है, जैसे सभी लोग एक साथ बैठ कर के अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, है ना, कोई निर्णय ले रहे हैं किसी बात पे, तो वो ले सकते हैं। ये कब होता है? जब गांव में ग्राम सभा जो होती है ना, वो इसी तरीके का काम करती है।
तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि जो लोकतांत्रिक फैसले हैं उसका मतलब ये होता है कि उस फैसले से मतलब प्रभावित होने वाले जो जितने भी लोग हैं उनके जो थॉट्स हैं, है ना, जो विचार हैं, उसके बाद उनकी जो स्वीकृति से फैसले लेने हैं वो मतलब एक साथ इकट्ठे बैठकर हो। और लोकतंत्र डेमोक्रेसी एक ऐसा सिद्धांत है जिसका यूज हमें अपनी लाइफ के किसी भी क्षेत्र में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.